हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। जय जोहार। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ जो है श्रोडिंजर तरंग समीकरण। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो वहाँ हमको जो पहला यूनिट है परमाणु संरचना, वहाँ से हमको टॉपिक लिया है, पढ़ रहे हैं हम उसको। तो आज का टॉपिक है श्रोडिंजर तरंग समीकरण। तो श्रोडिंजर तरंग समीकरण को देखते हैं विस्तार से क्या कहता है। तो इसका पहला कथन क्या है, 1925 में इरविन श्रोडिंजर ने एक सुझाव प्रस्तावित किया कि यदि इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह व्यवहार करता है तो उसे तरंग गति के शास्त्रीय समीकरण का पालन करना चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डी ब्रोगली हुए उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी सूक्ष्म कण एक तरंग और एक कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा, जो डी श्रोडिंजर हुए उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह व्यवहार करता है तो उसे गति के शास्त्रीय समीकरण का पालन करना चाहिए। अब ये गति का शास्त्रीय समीकरण क्या है, तो श्रोडिंजर ने डी ब्रोगली के समीकरण का यूज़ करके एक 3 डायमेंशनल त्रिविमीय तरंग गति का समीकरण निकाला, जिसे हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहते हैं। यह समीकरण क्या है, तो आगे देखिए, समीकरण है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बोला है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता के परिकलन के लिए डी ब्रोगली के समीकरण की सहायता से श्रोडिंजर ने यह समीकरण व्युत्पन्न किया। मैंने कहा ना कि डी ब्रोगली के समीकरण का हेल्प लेके श्रोडिंजर ने यह समीकरण निकाला था। यहाँ पे ये चीज़ भी लिखा है कि यह समीकरण इलेक्ट्रॉन की 3D तरंग गति का अध्ययन करता है, यानी कि त्रिविमीय जो तरंग गति है इलेक्ट्रॉन की, उसको यह समीकरण बताता है। फिर यहाँ पे सारे जो दिए गए हैं, तो एक्स वाई जेड जो है वो अक्ष है, जो साई है वो तरंग फलन है, और ई जो है वो कुल ऊर्जा है, वी एम यहाँ पे एच जो है वो प्लांक नियतांक है, पाई का मान तो हम जानते हैं 3.14 होता है, मैथमेटिकल सिंबल है, ये गणितीय सूचक है ये। तो एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई जो है वो कुल ऊर्जा है, वी जो है वो संभावित ऊर्जा है, यहाँ पे सब बता दिया मैंने। तो यह है समीकरण। अब इस समीकरण को हम निगमित कैसे करते हैं, इसको व्युत्पन्न कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो समीकरण का निगमन, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का अगर हमको कुल ऊर्जा चाहिए तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी कुल गतिज ऊर्जा और उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। तो इसलिए कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को E से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं 1/2mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा हमको पता नहीं है, संभावित है ये ना, तो इसको हमने V लिया है, कैपिटल V लिया। यहाँ ये स्मॉल v है, यहाँ ये कैपिटल V है। अब इस गतिज ऊर्जा को लेके चलते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमको पता है 1/2mv² होता है करके, तो 1/2mv² तो 10 का 10 है, इसमें एक m का इंटू किया और एक m को अपॉन किया है। यहाँ पे देखें तो सेम ही होगा, अगर इसको हम भाग दे देते हैं तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखने से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे v² और m इंटू एम, तो ये m² हो जाएगा, m का घात 2 हो जाएगा, तो m का घात 2 हो जाएगा और v का घात भी 2 है, तो mv और दोनों का घात 2 लिख दिया, तो mv होल पावर 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन m तो नीचे बचा ही हुआ है, तो अपॉन m। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, mv होल स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया
गतिज ऊर्जा। अतः समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा 1/2mv² समीकरण 1 में, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम ये रखेंगे, रख दिया तो डी ब्रोगली समीकरण से हम जानते हैं कि mv = h न्यू होता है। ये वहाँ पे हमने लैम्डा का वैल्यू निकाला था कि लैम्डा = h/p होता है और p का जो वैल्यू है वो mv होता है, तो इसलिए h/mv हो गया। लैम्डा = तो लैम्डा को इधर ले आए और mv को इधर ले आए, तो mv = हमको मिल गया h/लैम्डा। तो अब इस समीकरण 3 के वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, mv यहाँ पे, तो mv के जगह में हम h/लैम्डा रखेंगे, तो h/λ² हो गया अपॉन 2m, जस का तस बचा हुआ है, प्लस v, जस का तस बचा है। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे h का स्क्वायर भी है और लैम्डा का स्क्वायर भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको h² अपॉन 2m λ² लिखा हुआ है। देखिए आगे ये यहाँ पे E = h² अपॉन 2m λ² प्लस v हो गया। अब इस v के सामने में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसलिए E - v = h² अपॉन 2m λ², इसका तस लिख दिया। ये हो गया समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इस लैम्डा को यहीं छोड़ देते हैं और इस 2m और h² यानी कि h² अपॉन 2m को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, मतलब कि E - v, 2m जो है वो नीचे है तो पक्षांतर होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 2m, और h² जो है वो ऊपर है तो पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा h² = 1/λ²। अब इस λ² को हमको ऊपर चाहिए, हमको λ² का वैल्यू चाहिए, तो λ² को अगर हम ऊपर करते हैं तो λ² को ऊपर किया तो h² ऊपर हो जाएगा और E - v 2m नीचे हो जाएगा, तो ये 2m E - v हो गया और h² ऊपर चला गया, तो ये समीकरण नंबर 5 आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि x अक्ष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग गति समीकरण निम्न होगा। तरंग गति समीकरण से ∇² साई अपॉन ∇x² प्लस 4π² साई अपॉन λ² = 0, ये होता ही है, तरंग गति का समीकरण है ये। अब यहाँ पे हमने ये जो λ² का वैल्यू निकाला है तो उसको पुट करेंगे, उसको रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ λ² का मान समीकरण 5 से रखने पर, तो λ² साई अपॉन ∇² साई अपॉन ∇x² प्लस 4π² साई अपॉन λ² का वैल्यू h² अपॉन 2m E - v जो पहले हमने निकाला था = 0। इसको आगे सॉल्व किया, ∇² साई अपॉन ∇x² प्लस 4π² साई अपॉन h², देखिए यहाँ पे 4π² साई अपॉन h² और ये 2m E - v ये ऊपर चला जाएगा, ये सबसे नीचे में है 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे है तो वो पहले नंबर पे चला जाएगा और जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे ही रहता है। ये सम विषम होता है, आपको इसको देखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, जैसे कि 1/2/3/4 ऐसा है अगर, तो 1/2 × 4/3/4 ऐसा होता है ये। तो वहाँ से हमने ये और ये तो सेम रह गया, लेकिन ये जो है वो ऊपर चला गया = 0, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ∇² साई अपॉन ∇x² प्लस ये 4 × 2 तो ये 8 हो गया, π² का π² और साई को हमने इधर ले लिया, यहाँ पे बचा है m तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया m, h² जिसका तस रह गया, E - v वैसा ही रह गया = 0। तो ये समीकरण जो है वो x अक्ष के लिए हो गया। इसी प्रकार हमें 3D चाहिए ना, तीनों डायमेंशन में x y z तीनों अक्षों में चाहिए ये मान, तो x y z तीनों अक्षों में अगर ये हम मान चाहते हैं तो यहाँ पे x वाला फलन ये है, तो यहाँ पे हमको y और z वाला फलन भी चाहिए। तो देखते हैं कि तीनों अक्षों में यह मान क्या होता है। तीनों अक्षों में ये वाला मान ऐसा हो जाएगा, देखो
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये तो ये वाला पद तो है एडजस्ट का तस है, लेकिन यहाँ पे हमको x बस मिला था ना, हमको दोनों अक्ष और जोड़ने हैं y और z, तो इसलिए इनका फलन भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ जोड़ दिया। तो ये पूरा समीकरण 3D वे में है, त्रिविमीय अक्ष में है, तो त्रिविमीय के लिए यह होता है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।